Hello everyone, I am Dr. Shobha and once again welcome to my channel. आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पोएम जो कि है द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक. दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक द रेनबो ऑफ क्लास 12 ऑफ बिहार बोर्ड. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. लेकिन पोएम शुरू करने के पहले हर बार की तरह हम लोग थोड़े पोएट के बारे में जानेंगे. सो लेट्स नो अबाउट द पोएट. ये इंट्रोडक्शन आपके बुक में भी दिया हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो हमारा पोएम है द सोल्जर. पोएट है उनके द रूपर्ट ब्रूक. तो रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन 1887. उनका जन्म हुआ था 1887 में एंड ही डाइड इन 1915. उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी. ही वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू अकेडमिक फैमिली. उनका जन्म हुआ था एक वेल टू डू फैमिली में, संपन्न परिवार में. अकेडमिक फैमिली थे, शिक्षित थे उनके फैमिली. हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल. रग्बी स्कूल में उनके फादर हाउस मास्टर थे और वहीं रूपर्ट ब्रूक का इनिशियल शुरुआती दौर का एजुकेशन हुआ था. बाद में वो कॉलेज में गए. W.B. ईट्स उनके बारे में क्या बोले हैं वो भी यहाँ हम लोग देखते हैं. He has described Rupert Brooke as the handsomest young man in England. सबसे हैंडसम यंग मैन कहा है W.B. ईट्स ने रूपर्ट ब्रूक को. यहाँ हम देख सकते हैं हैंडसमेस्ट जो कि सुपरलेटिव में होता है, द मोस्ट हैंडसम. मगर पोइट्स को ये आज़ादी होती है, वो वर्ड्स को किसी भी तरह से यूज़ करते हैं. और रूपर्ट ब्रूक का डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ सेप्टिसेमिया, एक बीमारी है ब्लड इन्फेक्शन का. ही डाइड ऑन 23rd of April in 1915. Brooke is known as a war poet who inspired patriotism in the early phase of First World War. ब्रूक फेमस हैं एक वार पोएट के रूप में. उन्हें युद्ध कवि भी कहा गया है जो कि पैट्रियोटिज़म को इंस्पायर किए हैं. अंदर से वो प्रेरणा दिए हैं. देशभक्ति उनके पोएम्स में देशभक्ति की झलक दिखती है. और ये वर्ल्ड वार के दौरान, शुरुआती दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये पोएम्स से उन सोल्जर्स को इंस्पिरेशन भी मिलता था. और ब्रूक मेनली इज़ नोन एंड एडमायर्ड फॉर हिज 5 वॉर सोनेट्स. इन्होंने 5 सोनेट्स लिखे थे. सोनेट्स जैसा कि हमने बताया आपको पता ही है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स. तो 5 वॉर सोनेट्स इन्होंने लिखा था. और जो कि सोल्जर जो है वो सबसे लास्ट पोएम था उस 5 पोएम्स में. और सोल्जर जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और सबसे ज़्यादा संकलित किया हुआ पोएम था द सोल्जर. और सोल्जर के बारे में और आगे बताएं कि सोल्जर इज़ अ सोनेट 14 लाइन का पोएम है जो पहला 2 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है. और पहला 8 लाइन्स जो ऑक्टेट कहा जाता है 8 लाइन्स को, और फिर उसके बाद है सेस्टेट 6 लाइन्स का नेक्स्ट पैराग्राफ है. तो ये है हमारे पोएट के बारे में और थोड़ा सा पोएम के बारे में भी. और अब हम लोग चलते हैं अपने पोएम की ओर. सो दिस इज़ योर पोएम द सोल्जर. इसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा एक सोल्जर के नज़रिए से ये पोएम है. सोल्जर सीमा पे लड़ाई कर रहा है तो उसे हर वक्त ये लगा रहता है वो अगले दिन वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा. अगर वो मर गया तो अपने देश के लिए लड़ते हुए मरेगा, उसे इस बात का गर्व है. तो इसी तरह की भावनाएं पूरे पोएम में है. और वो पोएट अपने देश को हमेशा याद करते हुए ये ये पोएम है. फिर आगे देखते हैं, चलिए. तो पोएम है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड. पोएट कह रहा है कि अगर मैं मरूं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, सिर्फ यही सोचना कि कहीं न कहीं उस विदेशी धरती पे जहाँ वो लड़ रहा है दुश्मन देश में, उस विदेशी धरती पे एक जगह ऐसा है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो चुका है. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर
सोल्जर जो पोएट है एज अ सोल्जर, अगर वो मर भी जाता है युद्ध के दौरान, तो उस विदेशी धरती में जहाँ वो उसकी डेथ हुई है, जहाँ वो लेटा हुआ है, वहाँ पे उस वो जगह, खासकर वो जगह इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वो पोएट इंग्लैंड का है, वो सोल्जर इंग्लैंड का है। तो वो धरती जहाँ वो लेटा है, जहाँ उसे दफनाया जाएगा, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो अगर मैं मरूँ तो मेरे बारे में यही सोचना कि मैं जहाँ भी उस फॉरेन लैंड में हूँ, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड के नाम हो जाएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। उस वहाँ की धरती में, धरती हमेशा रिच कहा, धरती को कहा जाता है क्योंकि हम उसी धरती से बने हैं और उसी धरती में मिल जाते हैं, उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उस मिट्टी से बने हैं। तो रिच हमेशा उस मिट्टी जो है वो हमेशा हर चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए हमेशा उसे एक कहा जाता है कि रिच अर्थ। तो वो रिच अर्थ में एक रिचर डस्ट, मतलब वो धरती तो रिच है ही, उसमें एक रिचर डस्ट, यानी वो अपने शरीर के बारे में कह रहा है कि याद रखना कि वहाँ उस रिच अर्थ में एक रिचर डस्ट कंसील्ड है, छिपा हुआ है, यानी उसकी बॉडी छिपी हुई है। अ डस्ट, यहाँ अपने बॉडी के बारे में, अ डस्ट whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam। उस डस्ट के बारे में, वो डस्ट जो कि वहाँ उस धरती पे कंसील्ड है, छिपा हुआ है। कैसा डस्ट है वो? कैसा डस्ट, यहाँ मैंने कहा अपनी बॉडी के बारे में पोएट कह रहा है कि अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप दिया यानी कि आकार दिया, आकार यानी बड़ा हुआ वहाँ पे वो, मेड अवेयर, उसे वहाँ जागरूक कराया, उसे लायक बनाया, गेव वंस अ फ्लावर्स टू लव, अपने पेड़ पौधे, अपने फूल पत्तियों से प्यार करना सिखाया, हर वेज टू रोम, अपने रास्तों पे, अपने गलियों पे चलना, घूमना फिरना सिखाया। मतलब इंग्लैंड उसे इस लायक बनाया, उसे बड़ा किया। इंग्लैंड, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, तो उसका बॉडी जो है वो पूरा का पूरा इंग्लैंड का ही है, और वो सांस भी लेता है तो वो इंग्लिश एयर का में ही सांस लेता है। वॉस्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वो वहाँ की धरती, वहाँ की नदियों में नहाया है, और वहाँ के का जो सन है, वहाँ के जो सूरज है, उसी से उसे ज़िंदगी मिली है, उसी से उसे हमेशा आशीर्वाद मिला है, उसके घर के, उसका सन्स ऑफ होम यानी उसके घर का, या उसके घर का मतलब इंग्लैंड का। तो ऐसा नहीं है कि सूरज सिर्फ इंग्लैंड का, लेकिन वो अपने धरती के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने देश के बारे में डिस्कस करते हुए, बताते हुए कह रहा है कि उसी धरती का जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, इंग्लैंड का मैं हूँ, वहाँ पला बढ़ा, वहाँ के पेड़ पौधों, वहाँ के प्रकृति से मुझे प्यार हुआ, और वहाँ की गलियों में, वहाँ के रास्तों में मैं घूमा भटका हूँ, और वहाँ के ही मेरा शरीर वहाँ का ही है, इंग्लैंड का ही है, और वहाँ की हवाओं में मैंने सांस लिया, वहाँ के नदियों में नहाया, वहाँ के सूरज से मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं वहीं का हूँ। आगे फिर देखते हैं। ये था आपका 8 लाइंस फर्स्ट पैराग्राफ का ऑक्टेट। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द 6 लाइंस। तो एंड थिंक this heart all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given। और पोएट कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं, तो जब अगर मेरी मृत्यु हो भी जाए, तो ये सोचो कि मेरा जो दिल है, मेरा दिल बिल्कुल, इसमें की सारी जो बुराइयां हैं, ईवल हैं, वो शेड अवे, वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गई, वो बह गई, ख़त्म हो गई, साफ़ हो गया, मेरा दिल बिल्कुल साफ हो गया, प्योर हो गया। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस, और हमारे पल्स यानी धड़कन, वाइब्रेशन, तो हमारा जो इटर्नल माइंड, माइंड जो है, मन जो है, दिमाग जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। शरीर भले ही ख़त्म हो जाए, ऐसा पोएट कह रहा है, शरीर भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा जो दिल और दिमाग है,
वो बिल्कुल वो इटर्नल है, हमेशा लास्ट करता, हमेशा रहता है। तो उसमें कभी भी कम नहीं होगा। क्या कम नहीं होगा? समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड, जो मेरा देश, मेरे अंदर मेरे देश की जो यादें हैं, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो कभी कम नहीं होगा। हमेशा वो बरकरार रहेगा मेरे दिल और दिमाग में, कभी कम नहीं होगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और वहाँ की मेरे देश की जो साइट्स हैं, जो नज़ारे हैं, जो साउंड्स हैं, जो मधुर आवाज़ें हैं, जो अच्छी जो आवाज़ें हैं, वो सब ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और जो मैं सपने देखा करता था अपने खुशनुमा देश का, खुशहाल देश का, वहाँ के दिन कितने अच्छे दिनों का, वो सब मेरे दिमाग में बरकरार रहेंगे। बिल्कुल मैं उन्हें सोचता देखता रहूँगा। यहाँ साइट्स एंड साउंड्स ये सेम, जैसे एस से शुरू, अगर इफ़ देयर आर मोर देन 2 वर्ड्स, और मोर देन, दे आर सपोज इन अ लाइन देयर आर 2 वर्ड्स ऑफ सेम स्टार्टिंग विद द सेम अल्फ़ाबेट, इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। इसके बारे में मेरे एक वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका डिस्कशन बाद में। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वहाँ के नज़ारे, वहाँ का की आवाज़ें, और वहाँ जो मैं सपने देखा करता था कैसे दिन हो मेरे देश का, कितना खुशहाल दिन हो, वैसा ये सब मैं अपने वहाँ देखा करूँगा। कहाँ देखा करूँगा? लास्ट में हम देखेंगे इंग्लिश हेवन में, अपने जो स्वर्ग में मरने के बाद जो स्वर्ग में जाऊँगा वहाँ। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और हंसी खुशी जो फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मैं जो कुछ सीखा समझा हूँ, हंसी खुशी जो भी अपने दोस्तों के साथ बिताया हूँ जो पल, एंड जेंटलनेस जो विनम्रता उनसे मैंने सीखी है, जो पोलाइटनेस मैंने अपने दोस्तों से सीखा है, वो सब मुझे याद आती रहेंगी। इन हार्ट्स एट पीस, और ये सब मेरे दिल में रहेगी और मुझे ये शांति प्रदान करती रहेगी अंडर एन इंग्लिश हेवन। जब मैं मरूँगा, जब इंग्लिश हेवन में जाऊँगा, यहाँ इंग्लिश हेवन, यहाँ इनके इस वर्ड से ही दिखता है कि कितने पैट्रियोटिक हैं, कितने देशभक्त हैं, कि मरने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश हेवन में जाऊँगा। हेवन तो हेवन है, स्वर्ग तो स्वर्ग है। ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश हेवन है, अमेरिकन हेवन है, ऐसा अलग अलग हेवन थोड़ी बटा हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं मरूंगा तो भी मैं इंग्लिश हेवन में, जहाँ मैं जाऊंगा, जहाँ मैं रहूंगा, वहाँ मेरे दिल में बिल्कुल शांति रहेगी, कुछ परेशानी नहीं है, सारा बुराई ख़त्म हो जाएगा, सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा। और जितने भी अच्छाई है, जितना भी जो विचार है, जितने भी अच्छे पल जो मैंने गुजारे थे अपने ज़िंदगी में, वो मैं वहाँ पे सोचता रहूँगा, देखूँगा, और मेरे दिल में बिल्कुल शांति रहेगी इन सब बातों को देखकर, और अपने देश को, अपनी धरती को याद करके। तो इन सारे लाइंस में हमें उन्हें उनकी पैट्रियोटिज़म दिखाई देती है। और ये था ये पोयम। तो आपको ये पोयम कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और इफ़ यू लाइक this poem, this video, please don't forget to like and सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का भी पता चलता रहे। सो थैंक यू।